विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशाएं के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कला में वो हुनर होता है कि जीवन का जो हर पहलू है उसे खूबसूरती के साथ लोगों तक प्रस्तुत किया जा सके, और वो कलाकार ही होता है जो इस खूबसूरती को आकृति का रूप देता है। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलवाने वाले हैं। हमने वुड पर कलाकारी की बात सुनी है, पत्थरों पर कलाकारी की बात सुनी है, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो चौक पर कलाकारी करने के लिए जाने जाते हैं। इतनी सी साइज़ होती है एक आम चौक की, और इसे ये एक खूबसूरत आकृति का रूप देते हैं। हम नई दिशाएं की इस कड़ी में आज स्वागत करना चाहेंगे अमित कुमार का। अमित, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम चौक नक्काशी की बात कर रहे हैं। ये जो कला है ये आखिर होती क्या है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि मूर्ति बनाना एक अपने में कला है, और मैं मानता हूँ कि मूर्ति या कला कहीं पे भी बनाई जा सकती है, बस उसके एक ज़रिया होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए मोटिवेशन का। तो मेरा चौक पे इंटरेस्ट बहुत पहले आया, मतलब बहुत पहले, ये 2 साल पहले पैंडेमिक के टाइम पे। उस समय मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था, और ऐसा माहौल था, नेगेटिव माहौल, कि वहाँ पे आदमी खुद को बिज़ी रखना चाहता था, और बाहर जाने के लिए मेरे पास मतलब कोई साधन नहीं था, तो घर में बैठ के कुछ कर नहीं सकते थे। तो बच्चों के जो चौक रहते थे घर में, मैं उन चौक्स को लेके कुछ कुछ करना स्टार्ट किया। मम्मी का जो अल्पिन होता था वो पॉइंटेड होता था, तो सोचता चलो इससे कुछ कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ अच्छा तो बनता नहीं था उस समय का, बस स्टार्टिंग था फेज। धीरे धीरे वो मैं करता गया, और फिर चौक कार्विंग ऐसा था कि जो मूर्ति बनाना आप एक बड़े पैमाने पे सोच सकते हैं, मैं वही छोटे पैमाने पे करता हूँ, और उसमें बहुत कंसंट्रेशन, बहुत आपको ध्यान लगाना पड़ता है। उतने छोटे कलाकार को मतलब हर चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है। लाइक जब मेरा सबसे पहला आर्टवर्क था ये बाहुबली वाला आर्टवर्क, उस समय बाहुबली द कंक्लूजन आया था, और मैं बहुत इंस्पायर था उससे। तो ये मेरा मेजर आर्टवर्क सबसे पहला अगर कहे तो उसमें मुझे लगभग 8 से 9 घंटे लगे थे हर एक बारीकी को करते हुए, और किस्मत से एक बार भी टूटा नहीं था ये चौक। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा है मैम, एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं। बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरती से आपने इसे तराशा है, और वही मैं खुद ही बहुत आश्चर्य में हूँ कि इतना छोटा चौक जिसको कभी भी टूट सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा भी यूज़ करो, और किस तरीके से आपने इसे इतना अच्छा शेप दिया है। जब आप चौक खरीदने जाते हैं तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके का लेना है, या फिर कोई आम चौक? चौक पे 2 क्वालिटी के चौक्स मैं प्रेफर आते हैं मार्केट में नॉर्मली। एक डस्टलेस चौक होता है, तो वो बहुत स्मूथ होता है, उसको अगर ब्लेड से काटा जाए या अगर पिन से उसके तराशा जाए तो वो टेक्सचर एकदम परफेक्ट कट के निकलता है। तो मेरा प्रेफरेंस वही डस्टलेस चौक पे रहता है। जो कंपनीज के आते हैं वो थोड़े मतलब अच्छे क्वालिटी के होते हैं, बट एक जो खल्ली वाला चौक होता है जो बच्चे स्लेट पे लिखते हैं, वो क्वालिटी का चौक मतलब चूना पत्थर का बना होता है। अच्छा। और उसमें कहीं कहीं में बड़े बड़े दाने होते हैं, तो बीच में मतलब कुछ किया तो खराब। और फिर चौक में होता है कि ये अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अंदर में एयर बबल्स। हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मतलब एक फैक्टर होता है कि आर्टवर्क बर्बाद करने का या आर्टवर्क अच्छा करने का। आप पूरा अच्छा कर रहे हो बट बीच में आके एयर बबल आ गया तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो जनरली मैं चौक ऐसा चूज करता हूँ कि देख के कि हाँ सॉलिड लगे, थोड़ा सा मतलब वजनदार रहे और सॉफ्ट रहे, चौक डस्टलेस रहे। बिल्कुल। चौक नक्काशी जो आपके करने का ये डिसीजन था, क्या कुछ प्रेरणा रही इसके पीछे, किस तरीके से आपने ये डिसाइड किया? मैम एक्चुअली क्या था कि मैं बचपन से स्केचिंग करता था, स्कूल में मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था और पेंटिंग का भी। बट एक टाइम ऐसा है कि घर में मतलब बोलता था कि स्केचिंग के लिए मुझे ड्राइंग क्लास जाना है, तो मेरे पापा में बोलते थे कि पढ़ लो। सबके पापा में यही बोलते कि पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। तो फिर मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन वहाँ पे लगा, बट मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूँ, क्योंकि ड्राइंग क्लास जाना पड़ेगा, वहाँ पे अलग से ड्राइंग क्लास का खर्चा, फिर आर्टवर्क्स का खर्चा, आर्ट मटेरियल्स का खर्चा।
तो मैं सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ यूनिक जो मतलब कोई ना करता हो। और जब मैं स्टार्ट किया चॉक कार्विंग तो बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि क्या कर लेगा चॉक कार्विंग में। बट धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस होता गया, जब पहला मेरा मेजर ये बाहुबली आर्ट वर्क सबने देखा तो सबने रियली बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और उसी समय मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे तुम दिखा सकते हो, वहाँ पे ऐसा टैलेंट है। और जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। तब मुझे वहाँ से पता चला कि ये आर्ट फॉर्म मेजरली साउथ के पीपल बहुत ज़्यादा करते हैं। केरला में एक आर्टिस्ट है सर सचिन सांघे करके हैं, उन्होंने 10 साल से एक आर्ट फॉर्म को जिंदा रखा है। कहा जाए तो इंडिया में उन्होंने लीनियत स्टार्ट किया था चॉक आर्ट का। और फिर जब मैं इंस्टाग्राम में उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोले कि नॉर्थ से पहले बंदे हो जो तुम मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जनरली कोई नहीं करता है। अभी भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, जैसे रांची के फूड रांची जो फूड ब्लॉगर है रौनक सहाय, उन्होंने भी मुझे बताया कि उनको भी डिमांड था कि एक बार तुम मेरा बना सकते हो, तो मैंने उन बना के गिफ्ट भी किया। तो उन्होंने भी बोला कि मैंने आज तक ऐसा कोई आर्ट फॉर्म देखा नहीं है रांची में जनरली। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि हमने लकड़ियों पे कार्विंग होते हुए देखा है, पत्थरों पे कार्विंग होते हुए देखा है। और आप भी हमें जब आप शुरुआत कर रहे थे तो आप ये काफ़ी इजी ऑप्शन है जो आपको इजीली दिख जाते हैं और आप उस पर ज़्यादा इजीली काम कर सकते हो। लेकिन आपने चौक पर ही काम करने का फैसला किया। मैम क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, तो वो अलग मुझे लगा कि मुझे मूर्तियों का बहुत शौक है। जैसे दुर्गा पूजा का जब पंडाल बनता है मेरे घर के बगल में, तो वहाँ मूर्ति आके प्रॉपर मूर्तिकार बनाते। मम्मी से मैं बहाना करके निकल जाता था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ बिस्किट लेके आता हूँ। मम्मी बोलती थी 5 मिनट लगेगा, बिस्किट वाला दुकान तो बगल में। और मैं वहाँ 2 घंटे बैठे रह जाता, मूर्तिकार को देखता रहता, मूर्ति बना रहा हो। और मैं एक एक बारीकी वहाँ पे देखता था मैम। और बहुत बार तो मिट्टी चुरा के लाता था, घर में छोटा सा गणेश जी हो गया, या घर में जितिया का जो पूजा होता है तो उसमें वो सारा जो मूर्ति का बनाने वाला रहता है। तो मम्मी लोग बोली कि तुम मूर्ति कहाँ से बना रहे? तो अल्टीमेटली मेरा मोटिवेशन तो वही था, दुर्गा पूजा का मेरा पंडाल में बैठना। तो वहाँ से देखते देखते मुझे ये चीज़ लगा कि मूर्ति मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। एज ड्राइंग या स्केचिंग से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट मूर्ति बनाने में। और फिर मुझे मूर्ति में लगा कि अब पत्थर तो तराश नहीं सकता, उतना बड़ा पत्थर घर में ला के। तो चौक मिला, चौक में स्टार्ट किया। और अब धीरे धीरे पेंसिल का लीड मिला है। तो पेंसिल का लीड जो अभी रिसेंटली मैंने अपना पहला आर्टवर्क बनाया, ये हनुमान जी का, उड़ता हुआ हनुमान जी। तो एक बार आप देख सकते हो मैम। जैसे आप लीड पे भी काम करते हो और आप चौक पर भी काम करते हो, अगर इन दोनों को देखा जाए तो क्या चैलेंज है और किस तरीके से अलग है? मतलब अगर आप चौक पर काम कर रहे हो तो वो किस तरीके से पेंसिल पर काम करने से अलग है? चौक पे काम करना टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बार चौक टूट जाता है। चौक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, थोड़ा सा भी प्रेशर मैंने ज़्यादा डाला तो चौक वहाँ से टूट जाएगा। बिल्कुल। लाइक जब सोनू सूद सर का मैंने बनाया था आर्टवर्क, तो उसमें मुझे 1 सप्ताह का टाइम किस लिए लगा? क्योंकि मैं 3 बार चौक टूटा था मेरा। आधा फेस बन जाता था, कभी चिन उनका चौड़ा हो गया, कभी नाक उनका इधर से उधर हो गया, कभी फेस ऊपर नीचे हो गया। और मेरी दीदी वहाँ बैठ के मुझे बताते रहती थी कि बाबू तुम इसको सुधार सकते हो। और जब तक परफेक्शन नहीं आता था मुझे तसल्ली नहीं मिलती थी खुद पे। तो 3 बार टूटने के बाद तो मुझे लगा कि अब नहीं होगा। बट चौथी बार एक मैंने ट्राई लिया और परफेक्टली मतलब बनता चला, अल्टीमेटली वो बन गया। तो एक सबसे बड़ा होता है चौक में कि उसमें आपको बहुत माइन्यूटली काम करना है, तो बहुत हल्के हाथों से, जहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ा आपका चौक टूट जाएगा। बट वो चीज़ जो पेंसिल कार्विंग है, पेंसिल कार्विंग में कि ब्लेड से आपको काटना है, उसमें कोई पॉइंटेड नहीं, केवल ब्लेड का काम है। डिटेक्टो नाइफ करके एक नाइफ आता है, उससे आपको ब्लेड से करना है। बहुत बार उससे हाथ भी कटने का चांसेस रहता है। एक्चुअली मेरा कटा भी है उस चक्कर में हाथ। तो वो चीज़ है। बट हाँ, उसमें है कि टूटता नहीं जल्दी चौक लीड। तो लीड में है कि बारीकी आ जाती है, बट वही कि उसमें देखना बहुत पास से पड़ता है। बिल्कुल। जब आप काम करते हैं चौक पे हो गया या लीड पे हो गया, तो कुछ बड़े चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर आप बिगनिंग से स्टार्ट करो, तो क्या कुछ मुख्य चुनौती थी जो आपको फेस करनी पड़ी थी? मुख्य चुनौती मैम टाइम, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत होता था करना। अभी मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, रिम्स में पढ़ रहा हूँ, तो इस बात की तो खुशी है। बट उसके पीछे जो स्ट्रगल रहा है उसमें मुझे इनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाता था कहीं बाहर, मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर नहीं जा पाता था, खुद में ही रहता था। पढ़ाई 14-15 घंटे चल रही है, तैयारी करना है नीट का। और ये ऐसा चीज़ था कि इससे मुझे बहुत लगाव हो चुका था एक टाइम पे। तो मैं खाना छोड़ के अगर खाना भी स्किप कर दूं, लेकिन एक बार ये बनाता ज़रूर था। हर 2-3 दिन में मुझे बनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया लगता है। तो उस दौरान मुझे बस यही था कि टाइम बस निकल जाए कहीं से भी। तो और बस वहाँ था कि पेशेंस चाहिए था। पेशेंस और टाइम, 2 चीज़, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। बट अब जैसे कि मैं अपने आप को मैनेज कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं से सैटरडे संडे होता है कभी, तो टाइम निकाल लेता हूँ, 1-2 आर्टवर्क उस दिन बना लिया, कभी बीच में फ्री रहा तो बना लिया। जब आप आर्टवर्क बनाना शुरू करते हैं तो क्या कुछ प्लानिंग्स आपकी होती है बनाने से पहले? अगर किसी चीज़ों की तैयारी किस तरीके से ये पूरा प्लानिंग का आपका प्रोसेस होता है?
मैम पहले तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बनाना क्या है, पहले वो पता करता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा फोटो मिल गया या अच्छा इंस्पिरेशन मिल गया, जैसे अभी सावन का महीना था या कुछ दिन पहले जगन्नाथ रथ यात्रा पार हुआ, तो उस दिन मुझे मोटिवेशन मिला कि आज तक कोई किया नहीं होगा कि इतने छोटे चौक पे जगन्नाथ जी का मूर्ति। और मुझे कब आइडिया आया, जब मैं मम्मी को सुबह 5 बजे लेके गया कि मम्मी चलो दर्शन करवा लाते हैं, और वहाँ पे देखा छोटा छोटा मूर्ति था लकड़ी का बनाया हुआ इतना साइज़ का। हम बोले जब ये लोग कर सकते हैं, हम चौक पे आज क्यों नहीं ट्राई कर सकते। मम्मी से मैं डिस्कस किया तो मम्मी बोली कि बनाओ, अच्छा बात है अगर बन जाएगा तो मम्मी बोली कि तुम बनाओ, लेकिन आज दिन भर तुम कुछ मत करना, आज हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, खाना ला के रूम में दे देंगे, तुम बनाओ। तो फिर हम बनाना स्टार्ट किए और देखते देखते मतलब लगा 6-7 घंटा जैसा टाइम लगा, क्योंकि हर पार्ट को एकदम एक लेवल पे लाके बनाना था, एक लेवल का उसमें नक्काशी करना था। वो करते करते अल्टीमेटली बन गया और इसे मैं इंस्टाग्राम पे वही रात के टाइम पे पोस्ट किया था। मुझे लगा इतना इसे रीशेयर नहीं मिलेगा, बट दोस्तों के द्वारा काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन मिलता है शुरू से। जैसा कि आपने कहा कि आप MBBS के भी स्टूडेंट हो, टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ा इशू है, और कई बार हम मेन स्ट्रीम में इतना फोकस होता है कि साइड इंटरेस्ट लोग चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, कई बार पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स के साथ भी होता है कि क्या ही कर लोगे इसमें, दिमाग लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दो। तो आपके लिए फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने आपके इस इंटरेस्ट को देखा? मैम मेरे फ्रेंड्स शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे और पापा मम्मी तो खासकर बहुत सपोर्टिव रहे। मेरी मम्मी इस चीज़ को लेके बहुत अभी भी बहुत गर्व महसूस करती है कि कभी भी रिलेटिव्स आ जाए या कोई रह जाए तो उनको बताती गर्व से कि मेरा बेटा देखो चौक आर्ट करता है। बट ये है कि रिलेटिव्स को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया मैम आज तक। तो वो तो होने से रहा। उन्होंने बहुत बार तो जब प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने वो कहा करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें टाइम देने से अच्छा तुम पढ़ लो 2 घंटा। अब मैं बोलता था कि मैं पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना, बट ये अगर नहीं करूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी रात में, क्योंकि वो एक अंदर से हमेशा रहता था कि यार कर लेना चाहिए ना, नहीं कर रहे तो मतलब एक मोटिवेशन खत्म हो जाता था इस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ हो जाता है। और अभी कॉलेज आने के बाद भी इतना बिजी शेड्यूल है, सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक हम लोग कॉलेज में रहते पढ़ते रहते हैं, बट फिर रात में आने के बाद मेरे को चाहिए कि कुछ मी टाइम होता है जिसमें मुझे कुछ करना होता है अपना। तो अभी मैं पोएम लिखना स्टार्ट किया हूँ, तो फिर रिसेंट में ये सब चल रहा है, तो धीरे धीरे मैं टाइम देता हूँ, कोशिश करता हूँ हर 2-3 दिन में एक बार कोई ना कोई आर्टवर्क बना लूँ। जैसा कि आपने कहा कि कोविड में आपने इसकी शुरुआत की थी और अभी भी आपका है कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए इस पर काम करने के लिए। इस आर्ट वर्क ने आपको एज अ पर्सन किस तरीके से, ये जो आपका इंटरेस्ट रहा है, आपको एज अ पर्सन किस तरीके से मदद किया है या इवॉल्व करने में इसका रोल रहा है? मैं पहले बहुत इम्पेशेंट लड़का था। मैं गुस्सा तुरंत हो जाता था, किसी भी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता था, और उस चीज़ को लेकर मेरी दीदी बहुत समझाती भी थी कि तुम शांत हुआ करो। तो वो पता नहीं मेरे अंदर था, बट हाँ ये आर्टवर्क करने से मुझे पेशेंस सिखाया कि क्या होता है। अगर कोई चीज़ बार बार टूटते जा रहा है, कोई चीज़ में आप बार बार हार रहे हो, तो फिर से उठ खड़ा कैसे होना, वो चीज़ सिखाया मुझे इस आर्टवर्क ने। नीट में भी मुझे एक ड्रॉप लगा था, तो उस दौरान मुझे बहुत डिमोटिवेशन लगता था कि कहाँ से मैं मोटिवेशन लाऊं, बट फिर इससे मैं कोरिलेट किया तो देखा कि मैं इसमें तो कर लेता हूँ ना इंटरेस्ट से। ये टूटता है, सोनू सूद वाले के टाइम में 3 बार टूटा, 7 दिन तक मैं काम करता रहा, अल्टीमेटली बन तो गया ना। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा सिखाया कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने आर्टवर्क को लेकर मैं ये चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस रहा, और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग भी बोलते थे कि तुमको देख के हम लोगों को लगता है कि तुम इतना पेशेंस से इसको टाइम दे रहे हो, हर कुछ छोड़ के तुम इसके लिए टाइम निकाल दे रहे हो। हम लोग के लिए भी टाइम है, इसके लिए भी टाइम है। तो एक टाइम मैनेजमेंट जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आदमी को खुद के लिए भी टाइम देना, परिवार को, दोस्तों को। अब मोबाइल है तो मोबाइल में भी ऑब्वियस सा बात है थोड़ा मोड़ा टाइम चला ही जाता है, बट ये हाँ कि मेरे को प्रॉपर एक 24 घंटा का शेड्यूल बनाने में बहुत मदद किया है। तो एक जो आप मान लीजिए स्टार्टिंग से, और अगर अभी देखा जाए तो अगर एक चौक पर आपको कोई कलाकृति बनानी हो तो कितना वक्त आपका लग जाता है? अब ऐसा है कि मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ चुका है, तो 2.5 घंटा मैक्सिमम। और शुरुआत में तो 5-6 घंटे लग जाते थे, बट वो 5-6 घंटे में कंटिन्यूस नहीं, 1 घंटा दिया, उसको छोड़ दिया, पढ़ने बैठ गया। पढ़ने के बाद फिर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हुआ तो बोले कि चलो इस पे आ जाते, फिर 1 घंटा आधा घंटा दिया, ऐसे करके। तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम था बनाने का। अब ऐसा है कि अगर मैं अपने फुल फॉर्म में आ जाऊँ या फिर खाली टाइम बहुत पड़ा है तो 3-4 दिन में 10-20 आर्टवर्क बना के ख़त्म कर देता हूँ। आपको आपके इस आर्टवर्क के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली है। वो जो अप्रिसिएशन का स्टेज था वो कैसा रहा, जब लोग रिकग्नाइज करते हैं आपके आर्टवर्क्स को, जब वो उसको प्रेस करते हैं, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए, वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत मोटिवेटिंग रहा मैम, क्योंकि इंस्टाग्राम से पहले मैं फेसबुक पे पोस्ट किया करता था, उसमें गिन के 10-20 मेरे रिलेटिव्स थे जो रिएक्ट करते थे। और फेसबुक आज के ज़माने में कोई देखता भी ना, उसका उतना रीच है। बट इंस्टाग्राम में जब मैं डालना शुरू किया तो बहुत अलग अलग लोगों ने मुझे रिएक्ट किया,
जैसे सोनू सूद सर से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लगा था कि कौन इतने बड़े सेलिब्रिटी, मेरा आर्टवर्क कहाँ देखने को उनके पास टाइम, बट वो उन्होंने मुझसे मांगा भी आर्टवर्क। मैं उनको जब उन्होंने बोला कि अगर कोशिश हो तो आप मिल सकते हो मेरे से आके, बट कोविड के टाइम पे जा तो सकते नहीं थे, तो मैं स्पीड पोस्ट किया अपने आर्टवर्क को, और उन्होंने इतना टाइम निकाल के मुझे अपने साथ वो फोटो लेके भी शेयर किया था। हाँ। और फिर उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी, उनका जब मैंने आर्टवर्क बनाया तो उनकी वाइफ ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, अपनी स्टोरी पे लगाया, शेयर किया, तो वो सब बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है। और अब मेरे दोस्तों, मुझे लगता था कि ऑडियंस मुझे बड़ा चाहिए, तो इंस्टाग्राम में आने के बाद ऐसे नहीं कि ऑडियंस अभी बहुत बड़ा मिल चुका है, अभी भी मतलब मेरे दोस्त ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाँ अब लग रहा है कि अगर कुछ यहाँ से अपलिफ्टमेंट मिलता है तो बड़ा ऑडियंस रहेगा, तो बड़े लोग, ज़्यादा लोगों तक और पहुँच होगी। और जैसे KGF के स्टार यश, रॉकिंग स्टार यश, उनका जब मैंने बनाया था KGF के टाइम पे, तो उसमें जो विलेन थे उनका नाम BS अविनाश करके है, तो उनसे मेरी बातचीत होने लगी थी प्रॉपर। उन्होंने तो कहा भी था कि मौका मिलेगा अगर हम नॉर्थ इंडिया आए प्रमोशन करने आपके शहर तरफ, तो हम आपको जरूर बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए, बट हालांकि वैसा मौका मिला नहीं, कोविड लॉकडाउन ऐसा सब सीन चलता रहा। तो ऐसा करके बहुत लोगों से अप्रिशिएशन मिला। और एक अभी सबसे बड़ा माइलस्टोन मेरे लिए ये रहा कि इंटरनेशनल एक्लेम्ड आर्टिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने आर्ट फॉर्म को लेके, इसी माइक्रो आर्ट में, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने कमेंट में मुझे बहुत अच्छा से तारीफ़ किया। और उनसे मैं पर्सनली जब बात किया चैट पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे मुझे बताएं कि आप ऐसे सुधार सकते हो अपने आर्टवर्क को, या आप ऐसे कमर्शियलाइज़ कर सकते हो। तो ये सब से मुझे लगा कि हाँ इतना कुछ मिला है, अब इसको और आगे लेके जाना है। जब हम किसी एरिया पर काम करते हैं, कोई भी कला का क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे उसमें उम्दा कलाकार होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। अगर चॉक कार्विंग की बात की जाए, आप एक माइक्रो आर्टिस्ट हैं, आपके लिए कौन इंस्पिरेशंस रहे? मेरे लिए सर सचिन संघे, मैं उनका डाई हार्ट फैन हूँ मैं। अच्छा। उनके आर्टवर्क्स को मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनके आर्टवर्क से, और इतना मोटिवेट हुआ कि कई बार तो मैं उनके आर्टवर्क्स को कॉपी करना चाहता था, बट उनका लेवल, वो 10 साल से इस फील्ड में, उनको मतलब बहुत फ्लुएंट है उनका हाथ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 ही साल है, बट मैं चाहता हूँ कि इतना लेवल कर लूँ अपने आप को कि उन तक पहुँच पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे अच्छा बना पाऊंगा, बट मैं उन तक पहुँचना चाहता हूँ। उनका एक बार उनसे पर्सनली मिलने का तो बहुत मन है कि वो कैसे उतना मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, वो इंजीनियर है, अपना अभी फैमिली भी संभालना है उनको, और उसके लिए साथ साथ ये टाइम भी निकाल लेते हैं। और उनके आर्टवर्क्स को और भी, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुला के अपने PMO ऑफिस में अप्रिसिएशन दिया है, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि लोगों से आपको जब रिकग्निशन मिला, सोनू सूद हो गए, पंडित बिरजू महाराज का जब आपने बनाया था, तो उनकी फैमिली ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था आपको। कई बार इससे क्या होता है ना कि आप में एक आप पर एक प्रेशर भी आ जाता है कि अब और बेटर करना है। कभी कभी हम सबको तारीफ चाहिए होती है, लेकिन कभी वो ओवरवेलमिंग हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कि अब इससे आगे हमें और अच्छा करना है। तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को? क्या कभी ये जो प्रेशर आ जाता है उस पर? ये प्रेशर हैंडल करना तो मैं सीख ही रहा हूँ मैम, अभी फेज़ में ही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टवर्क बना लिया, बहुत इंट्रिकेट, जैसे ये वाला चौक आर्ट जो मैंने बनाया था, तो ये बहुत ही डेलिकेट आर्टवर्क था। इसे बनाने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा बना चुका, बट इसके बाद एक आर्टवर्क ने जो बहुत अजीब टाइप का लगा मुझे, मतलब वो मुझे खुद में नहीं लगा कि इससे ये जब इतना मैं परफेक्ट कर सकता हूँ, उसमें उतना परफेक्शन क्यों नहीं आया, तो खुद में डिमोटिवेशन फील होता था। बट वही है कि लाइफ है, चलता है, फिर इसके बाद और करने स्टार्ट किया। ये जो आर्टवर्क है ना, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या मोटिवेशन रहा था? मैम ये वाला आर्टवर्क एक मैं सोच रहा था कि गांव का सीन मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा था कि बुल्लक काट है और पेड़ पौधा है, जंगल का सीन है, कुछ इस टाइप से। तो मैं सोचा कि चौक आर्ट में चाहता तो मैं ऐसे बड़ा बना सकता था, बट मुझे लगा एक बार ये वाला करके देखते, ट्राई इंट्रिकेसी लेवल अपना देखता, पेशेंस कितना मैं जा सकता हूँ अपने आप को। तो वो पेशेंस लेवल को मैं टेस्ट करने के लिए ऐसा आर्ट फॉर्म बनाना स्टार्ट किया, और इसमें तो मुझे मतलब रो दिया था मैं। 3 घंटा तक मैं कर रहा था और केवल 2 भैंस बने थे मेरे। 3 घंटा काम करने पे 2 भैंस, वो भी इतना छोटा, बट मैं हार नहीं माना, मैं बोला कि करते वो करते करते रात के मुझे 2 से 3 कप बज गए, और फिर 3 से 4 कप बज गए, पता नहीं चला। बट जब बन के निकला मैम, जो तसल्ली मिली थी मुझे, क्या बोलूं। उस दिन मैं आराम से फिर 10 बजे 12 बजे तक सोया कि अरे आज कुछ अचीव किया मैंने। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में मैम रात के 12 बजे मैं बैठा, सुबह 4 बजे तक कंप्लीट किया था मैंने। बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लिया आपने बीच में? मैम वो फ्लो में पता नहीं चल रहा था मुझे। मैं अभी भी मैं सोचता हूँ जब ये आर्टवर्क को लेके, तो मुझे पता नहीं, मुझे टाइम कैसे पता नहीं चला। मतलब बना रहा हूँ घड़ी, मतलब ऐसा था नहीं कि फोटो देख के बनाना है, वो फोटो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन में था। बहुत बार होता है कि कोई आर्टवर्क बना रहे तो फोटो देख के बनाते हैं मोबाइल में, तो टाइम भी देख लेते कि हाँ मोबाइल में अच्छा इतना टाइम हो गया, चलो आप बाद में करते हैं। बट इसमें था कि मैं लेके बैठा हूँ, बना रहा हूँ,
और टाइम कब पता चल गया बीत गया हमको पता ही नहीं चला। अच्छा, तो कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं थे उसको बनाने के नहीं, लिए? ये वाला में तो पर्टिकुलर मैम नहीं थे फोटोग्राफ्स। तो उसको आपने बस अपनी कल्पना से ही आपने उसको उभारा है। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का भी एक रोल रहा है, तो सोशल मीडिया पे जनरली बातें होती है, उसकी अपनी एक बून है और एक बेन है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको प्रोपेगेट करने में, इसको आपके आर्ट फॉर्म को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपके लिए? मैम बहुत बड़ा रोल तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा है। मैं सोच भी रहा हूँ कि आगे इसे जितना हो सके उतना कमर्शियलाइज करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे तक सीमित ना रहे मैम, या एक पर्टिकुलर एक छोटे शहर तक सीमित ना रहे, इसे चाहता हूँ दूर तक फैले। जैसे साउथ इंडिया में क्या है कि वहाँ पे बहुत सपोर्टिव है इस आर्ट फॉर्म को लेकर लोग, वहाँ पे लोग पर्टिकुलर ऑर्डर देते कि मेरे लिए बर्थडे विश है तो आप ऐसा बना सकते हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को लिए बहुत इन्वॉल्वमेंट है। बट नॉर्थ इंडिया में क्या है कि सब स्केच पे, पेंटिंग्स पे ध्यान देते हैं, कोई इस एक चौक आर्ट पे किसी का भी फोकस गया नहीं है। तो अभी तक जितना रिकॉग्निशन मिला, मैं चाहता हूँ कि और मिले ताकि मैं और इसे बढ़ा सकूँ, और मैं चाहता हूँ सिखाऊँ किसी को, क्योंकि एक लीनियज बनता रहना चाहिए ना मैम। बिल्कुल। जैसे कि पुराने ज़माने में कोई मूर्तिकार हो गए, वो अपने शिष्यों को सिखाएंगे, उनसे वो सीखते सीखते आज यहाँ तक आया वो चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि जब चौक आर्ट में स्टार्ट किया कम से कम अपने एरिया में, तो मेरे जूनियर्स को मैं चाहता हूँ कि मैं सिखाऊँ उनको, वो अपने जूनियर्स को सिखाएं, एक तरह से हेरिटेज बनता जाए कि हाँ चौक आर्ट भी एक आर्ट फॉर्म बन जाए। जैसे पेंटिंग है, स्केचिंग है, तो चौक कार्विंग भी एक वहाँ पे रहे, उसका नाम रहे। तो सोशल मीडिया शायद हेल्प करे मुझे आगे चल के इस चीज़ में। अभी तक तो जितना हेल्प मिला है वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं लगता है काफ़ी, अभी और चाहिए मुझे हेल्प। और शायद इस प्रोग्राम में आने के बाद क्या पता मुझे और हेल्प मिले और लोगों तक जान पहचान बढ़े। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि साउथ का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन नॉर्थ में उतनी रिकग्निशन इसको नहीं मिली है। आपके लिए ये क्या कुछ चैलेंज बनकर आता है, खास तौर से अगर हम झारखंड राज्य की बात करें? क्या आपको यहाँ पर आप, क्योंकि जब से आपने 2 साल काम करना स्टार्ट किया, आपको अपने जैसे कोई और मिले हैं माइक्रो आर्टिस्ट जो झारखंड में काम कर रहे हों? मैम झारखंड में तो अभी तक मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, और बीच में मैं सोचा था कि कमर्शियलाइज करूं, ऑर्डर वर्क लेना स्टार्ट करूं, बट उस समय थोड़ा कम, मतलब बस था ना कि सबको देख रहा हूँ कि सब कमर्शियलाइज करते जा रहे हैं अपने आर्टवर्क को, तो मुझे उस समय एक कुछ दिनों के लिए मेरे अंदर भी आया कि क्यों ना मैं भी कमर्शियलाइज करूँ। तो मैं एक दो को बोला कि भाई मैं ऑर्डर लेना स्टार्ट कर सकता हूँ, बट देखा कि हाँ इंटरेस्ट नहीं लोगों में। लोग चाहते हैं कि वो तड़कता भड़कता कुछ ले, उन लोग को बस वो दिखाना है, शो पीस बनाना है कि वो देख के इंसान बाहर समझे, बट वो कोई क्या बोले आर्टवर्क का वो गहराई पे नहीं जाना चाहते हैं। और वो गहराई मैं देखा कि साउथ के पीपल में बहुत होती है, साउथ इंडियन पीपल में। नॉर्थ इंडिया में वो दिखावा में बहुत जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखा होगा कि आपने वो वुड कार्विंग बहुत फेमस है, वुड कार्विंग या स्टोन कार्विंग, बट चॉक कार्विंग या माइक्रो आर्ट वो बहुत कम लोगों ने, इवन स्टार्ट भी बहुत कम लोगों ने किया। मैं स्कूल के जूनियर से मैं बोलूँ तो बोलते भैया आप तो कर ले रहे हो, हमसे ना होगा, हम अगर कोशिश भी करें चौक पे तो नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा हम ड्राइंग बना लेंगे। तो बोले भाई करके तो देखो एक बार ये चीज़। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे जानना चाह रही हूँ कि जब आप चौक पर काम करते हैं तो अभी के वक्त में क्या कुछ सपोर्ट आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से मिला है? कमर्शलाइज आपने कहा कि आपका प्लान है, लेकिन क्या कुछ विजन भी है आपका, ये जो कार्विंग में इंटरेस्ट है इसको देखकर फ्यूचर में कि कुछ इसको लेके कुछ बड़ा करना है या कुछ क्रिएट करना है इसको? यस मैम, देखिए अभी जब स्कूल लाइफ में था तो स्कूल लाइफ में मैं स्टार्ट नहीं किया था, वो स्कूल के बस जस्ट स्कूल ख़त्म हुआ था मेरा 11th-12th, और मैं उस समय से स्टार्ट किया था इस काम को। तो उस समय जो 2 साल मैं घर में रहा कोविड के टाइम पे, तो वैसा कोई बस फैमिली वाले ही थे, और मेरे एक जो दोस्त लोग थे जो स्कूल के पुराने मित्र थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो बताते थे कि अरे ऐसे ऐसे कर किया कर, वैसा कर। अभी जब मैं कॉलेज आया हूँ, रिम्स में आया हूँ, तो वहाँ पे मेरे बैचमेट्स हो या मेरे सीनियर्स हो या मेरे प्रोफेसर्स हो, इस चीज़ को लेकर बहुत सपोर्टिव रहे मैम। और उन्होंने बहुत, इवन मेरे सीनियर्स का कहना भी है कि तुम स्टार्ट करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मेरे बैचमेट्स भी मुझे बोलते हैं कि भाई तू कर, हम लोग है ना। टाइम का बात रहा या अगर नोट्स का बात है, क्योंकि बहुत बार है कि अगर मैं बना रहा हूँ, मुझे बिजी हूँ तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो नोट्स ये सब, तो मेरे बैचमेट्स भी बहुत सपोर्टिव है उस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मुझे सपोर्ट जो मिल रहा है ना, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। जैसे कि आपने कहा कि नॉर्थ में लोग उतना समझ नहीं पाते हैं। मुझे वाकई ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो इसकी खूबसूरती के बारे में जो आप बयां कर सकते हैं वो शायद मैं भी ना समझ पाऊँ। तो अगर आपको चौक कार्विंग जो है और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में, इनकी खूबसूरती के बारे में हमारे दर्शकों को बताना हो, तो आप उन्हें किस तरीके से इस आर्टवर्क को एक्सप्लेन करिएगा? देखिए बहुत बार होता है ना कि चौक इतना पतला होता है मैम, एक उंगली जितना बराबर का चौक है, और उसमें मुझे बनाना है, मुझे हर कुछ दिखाना है, अपना इमोशंस दिखाना है। अगर मैं जैसे डिप्रेशन जैसा कि कोई फील कर रहा है, तो बहुत बार होता है कि वो ड्राइंग बना लिया या गाना गा लिया या कुछ कर लिया, पोएम लिख लिया,
बट मेरे लिए क्या था कि मेरे लिए आर्ट फॉर्म ऐसा था कि मेरा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हुआ। तो अगर मैं वो क्या बोलते हैं बुल्लक कार्ट वाला मैंने जो आर्टवर्क बनाया है, वो मेरे दिमाग में बस एक आइडिया आया था कि मैं कर सकता हूँ। भले बहुत चैलेंजेस थे, बहुत पेशेंस के साथ उसे डील करना होता है, बट वो एक दिमाग में आया ख्याल, और उसको करने के लिए मुझे मतलब हर एक लेवल पे उस पर फोकस करना था कि अगर पैर में थोड़ा सा प्रेशर दे दे टूट गया। तो वो सारे चीज़ में एक्सप्लेन करने के लिए एक जैसे कि बाहुबली वाला स्कल्पचर है, तो मैम इसमें जब शिवलिंग बनाया तो शिवलिंग को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को 3D में विजुअलाइज करने, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि 2D लगने लगता है इंसान को। 2D और 3D में डिफरेंस क्या है कि 3D में आपको देखने से लगता है कि हाँ ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। चाहे वो राधा कृष्ण की मूर्ति हो, एक ही चौक में 2 कपल को बनाना इस टाइप से। तो ये बहुत इंट्रिकेट आर्टवर्क है। तो इसमें बनाने में मुझे मतलब वही चीज़ है कि लेयर बाय लेयर मुझे करना पड़ता है कि कैसे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर कैसे मैं चढ़ाऊँ। ये जो आपके सारे आर्ट वर्क्स दिख रहे हैं, जो कि मुझे सारे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपना फेवरेट जो पिक करना हो आपको, तो आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? मैम मुझे राधा कृष्ण जी का आर्टवर्क बनाने में बहुत मन लगा था। तो कितना वक्त लगा था इसको बनाने में? इसको बनाने में मुझे मैम 2 दिन का वक्त लगा। अच्छा। क्योंकि मुझे एक तो राधा कृष्ण की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, और इनके कहानियाँ देख के मैं दादी के साथ बड़ा हुआ, दूरदर्शन पे ही आता था प्रोग्राम, तो वो देखता था मैं, तो मुझे वो बहुत इम्प्रेसिव लगता था। बहुत इनसे इंस्पायर हूँ। भगवत गीता भी मैं बहुत सुनता हूँ कभी यूट्यूब पे लगा के, कि बहुत अच्छा सीख मिलता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत इंस्पायर्ड था, और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा डेडिकेटेड आर्टवर्क बनाऊँ। तो इसको बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगा, बट हाँ जब बन के निकला तो मुझे सबसे सेटिस्फाइंग ये लगा। बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स की ज़रूरत है ऐसे काम को करने के लिए जो कि आप कर रहे हो अमित, और काफ़ी सराहनीय भी है। एक जो मैं लास्ट दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप पेंसिल पर भी काम करते हो, ये इमेज के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मैम ये साउथ के एक टेम्पल था, तो उसमें मैं मतलब जैसे नॉर्थ में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ है, तो मैं विजय स्तंभ का आइडिया इससे आया। अच्छा। फिर उसके बाद मंदिर का देख के मुझे आइडिया कि मंदिर भी बनना चाहिए। मतलब ये ऐसा कुछ था नहीं, मैं बस काटते जा रहा था पेंसिल, बैठ के खाली बैठा हुआ था, काटते जा रहा था पेंसिल। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं जोड़ जोड़ के इसे बनाने से एक ढांचा देना स्टार्ट करूँ। और पहला मैं मंदिर ये बनाया, मंडप, और फिर जब मंडप बना तो मैं सोचा कि विजय स्तंभ बना देता हूँ। विजय स्तंभ बना तो नंदी गाय का बनाने का आइडिया, और इस दौरान मेरा 2 बार उंगली कटा था। अच्छा। तो मैं इसको छोड़ दिया था 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि पट्टी बांध के करना होता था, और ब्लेड से ऐसा डेलिकेट काम था कि जहाँ थोड़ा सा कटा सुई ले लो। तो 1 सप्ताह मुझे छोड़ दिया मैं ऐसे, फिर बोला अब नहीं होगा, मेरे नहीं होगा। लेकिन फिर एक अंदर से आया ना कि कर लेते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ मेरे अंदर शुरू से रहा है कि हार नहीं माना हूं मैं। हार नहीं मानना है, और आपकी इसी जो एक आप में गुण है कि गिव अप नहीं करना है, उसी से इतनी खूबसूरत कलाकृति आपने बनाए हैं। हम चाहेंगे कि ये जो आर्ट फॉर्म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्निशन मिले, लोग जो हैं इसको देखें और इसको अप्रिशिएट करें। आपका अभी तक का जर्नी काफ़ी अच्छा रहा है हमें, तो मैं चाहूँगी कि इसके आगे का जो जर्नी है वो और बेटर रहे। आपकी फ्यूचर के लिए कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैम। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।